हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो क्लास। ये वीडियो क्लास 9 के सेल चैप्टर का है, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हम लोग कवर करेंगे सेल वॉल को, हम लोग कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो क्लास 9 का है, तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड 9 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, एकदम से आईएससी लेवल तक भी हम लोग नहीं जाएंगे, ताकि हम लोग अपने बुक से थोड़ा एडवांस समझ सके, ताकि कुछ तो याद रहे दिमाग में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही है। से स्ट्रक्चर ऑफ सेल के का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब है सेल कैसे बना होता है। तो यहाँ एक जैसे पिक्चर देख रहे होंगे, सबको पहचान रहे होंगे, ये एक बॉइल्ड चिकन एग है। इसको बनाने के पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है। जैसे कि हम सबको जानते हैं, जितने भी एग्स होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं। जो भी एग्स है वो सिंगल सेल होते हैं। तो किसी सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग के पास जो सबसे बड़ा सेल जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है एग। तो इसी एग के सहारे हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, किन किन टॉपिकों को हम लोग कवर करते हैं या कैसी बनी होती है। तो ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में नंबर 1 होता है सेल वॉल। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का। नंबर 3 साइटोप्लाज्म। और नंबर 4 हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस का। इनमें से ये जो दो है, नंबर 1 और नंबर 4, सेल वॉल और न्यूक्लियस, ये सभी सेल में हो जरूरी नहीं है, किसी किसी सेल में नहीं भी होगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग इन्हीं चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखेंगे क्या हम लोग अगर बात करते हैं सेल वॉल का, तो सेल वॉल किन किन में होता है? तो याद रखेंगे, प्लांट्स में होता है, फंगी में होता है और बैक्टीरिया में होता है। और यही हम लोग का पहला डिस्कशन ही रहेगा सेल वॉल के बारे में। बाकी जैसे हो गए प्रोटोजोआ, ये हो गए, या हम कह ले जैसे कि एनिमल्स हो गए, जैसे कि हम लोग, तो हम लोगों में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये होता है, इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर इसे पढ़ रहे हैं। सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इन ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स है, उन सभी में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पे, इन ऑल सेल, सभी सेल में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। फिर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होता है हम लोग न्यूक्लियस वाले टॉपिक में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं इसको, यूकैरियोटिक सेल्स इनमें पाया जाता है। तो हम लोग इस एग को क्यों रखे थे यहाँ पे समझाने के लिए। अगर हम एक बॉयल एग को छिलते हैं तो हम देखेंगे क्या, जैसे उसका हार्ड कवरिंग होता है, जैसे अंडे के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, हम कलर बस बदल रहे होता तो व्हाइट कलर का है, समझ में आने के लिए हम यहाँ पे कलर बदल रहे हैं। तो इस अंडे के ऊपर एक हार्ड कवर होता है जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। वो जो हार्ड कवर होता है, इस हार्ड कवर को हम लोग बोलते हैं सेल, SHELL, सेल। ये सेल नहीं है, शेल है। तो अब ये जो शेल होता है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं खोल या खोली, उसके ऊपर का जो कवर होता है वो जो कि व्हाइट कलर का होता है। और ये जो सेल होता है बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, कोई अगर कोई पूछे तो ये सेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये सेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे ताजमहल बना हुआ है, जिससे मार्बल बने होते हैं ये सब। तो और कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, CaCO3। तो ये जो सेल होता है अंडे के ऊपर, ये किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इस छिलके के जो कवर है, इसके जस्ट नीचे
एक बहुत पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो मान लेते हैं वो झिल्ली यहाँ पर होगी कहीं, वो मान लेते हैं इस ये जो रेड से हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए ये है वो सेल के नीचे का कवरिंग जो बहुत ही फिलामेंटस होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये रहा रेड कलर वाला ये। इसके बाद ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है साइटोप्लाज्म। अगर हम इस पार्ट को अलग कर दें, ये वाला पार्ट हम अलग कर दें, तो जितना भी ये एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला जो व्हाइट गुद्देदार हिस्सा होता है ये सब क्या है, तो दिस इज साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस है वो ये वाला पार्ट है, ये जो यॉक वाला पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट, यही सेल का क्या होता है, यही होता है सेल का न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर में बेसिकली या सॉरी इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले। ये दिखता कैसा होगा, बनावट कैसी होगी इसकी, छूने पे कैसा महसूस होता होगा, इसके अंदर क्या कंटेंट रहता होगा, इन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। हम लोग यहाँ पे दो फिगर बनाएंगे, एक रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग प्लांट को और एक रिप्रेजेंट करेंगे एनिमल को। होता ये है, अगर ये मान लेते कोई प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होता है। इस हार्ड कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी हार्ड कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन अगर हम लोग कोई एनिमल सेल बनाते हैं, मान लीजिए ये कोई एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के लास्ट में या इनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता, बस क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल में हम क्या देख रहे हैं, एनिमल सेल में जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है वो किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन की। लेकिन प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, तो वो होती है सेल वॉल की। ऐसा क्यों, तो जैसे कि हम लोग एनिमल है तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। अगर हम किसी रास्ते में चल रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है तो हम या तो छाता ले लेंगे या तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे किसी ठंडक में। लेकिन अगर हम पौधे के बारे में सोचें तो पौधे चाहे धूप पड़ रही हो, चाहे बिजली चमक रहा हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे भूकंप आया हो, कुछ भी हुआ हो, उनको एक ही जगह टिके रहना है। तो अगर उसे नेचर में ओपन रहना है, नेचर के फोर्सेस को सहना है, तो कुछ तो एक लेयर होना चाहिए उनके पास। तो नेचुरली इनकी बॉडी पे सेल वॉल होता है जो इनको क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और फॉरेन पार्टिकल्स, दूसरे अदर सेल्स जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं उन सब से क्या करता है, सुरक्षा करता है। किसको, प्लांट्स को। पर हम लोगों में ऐसा नहीं होता। अब हम ये बात करते हैं, ये जो सेल वॉल होता है किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था, ये वाली हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था, ये जो सेल वॉल होता है प्लांट्स में, फंगी में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है से अगर सर सब में सेल वॉल पाया जाता है तो हम कैसे अंतर करेंगे देख के से ये प्लांट है, ये फंगी है या ये बैक्टीरिया है। तो अंतर करने का एक तरीका ये है, इन सभी जीवों के जो सेल वॉल होते हैं अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग, इसी में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बना लेते हैं इसी में। देखिए थोड़ी देर के लिए इसे साइड रखते हैं यहाँ। तो यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे और एक तरफ बात कर लेते हैं सेल वॉल का। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लांट्स। हम लोग जानते हैं प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, हम लोग ये जानते हैं फंगी के पास सेल वॉल होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है। लेकिन अब ये जो सेल वॉल होता है इसका मटेरियल क्या होता है, तो याद रखेंगे सभी कोई, जो प्लांट्स होते हैं इनका मटेरियल होता है सेल्यूलोज।
कई बार ये हम लोग पढ़े होंगे बायो की क्लासेस में, सेल्यूलोज। फिर जो फंगी होता है इसका जो मटेरियल होता है काइटिन, कई लोग इसे चिटिन भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, जैसे अमीबा, अमोइबा, तो चिटिन बोलते हैं इसे या काइटिन बोलते हैं। फिर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन का। इस वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो समझ जाएंगे, जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन का अदर नेम होता है पेप्टाइड, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये है प्रोटीन, और जो ग्लाइकेन है ये है ग्लूकोज के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो हम बोल सकते हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, जिसे हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। जो फंगी के होते हैं और जो प्लांट्स के होते हैं ये होते हैं रेस्पेक्टिवली काइटिन का और सेलुलोज का। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है ये या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब सेल वॉल करता क्या है, तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया, ये ऑर्गेनिजम्स को रिजिडिटी देता है और प्रोटेक्शन देता है, किससे, इन्वायरमेंट से, अदर ऑर्गेनिज्म से। क्या करता है, पौधों को सुरक्षित रखता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहां से हम लोग बात करते हैं थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, तो एक हम लोग अपने से यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, और ये जो बीच का मटेरियल है साइटोप्लाज्म, और यही वो पार्ट है जिसे हम लोग बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग एक बात ये बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसके कुछ अदर नेम्स भी होते हैं। नेम हम लोग जब समझ लेंगे तो हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी समझना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कई सारे स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से भी नाम पड़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसको रहने देते हैं यहाँ पे। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज, कुछ इसके नाम हैं जिससे हम लोग इसे जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक और नाम इसको हम लोग देते हैं एसपीएम। अब एसपीएम के दो फुल फॉर्म हम लोग लिखते हैं और दोनों ही सही होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और एसपीएम भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एसपीएम, एसपीएम का मतलब क्या है यहाँ पे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एसपीएम का एक और अर्थ होता है सेलेक्टिवली परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है, वो है परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं पहले। देखिए, जैसे सेल वॉल में एक बार छूट गया था, हम यहीं पे बता दें। अगर मान लीजिए ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये है सेल मेम्ब्रेन का एक, मान लेते हैं एक लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन का। तो होता ये है, जो हमारा सेल वॉल होता है, सेल वॉल ये परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब क्या है, परमिएबल का ये मतलब है से सेल वॉल हमारा क्या होता है, परमिएबल, और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ये होते हैं सेमी परमिएबल, सेमी
परमिएबल। अब यहाँ पे परमिएबिलिटी या परमिएबल का क्या मतलब है इसे समझते हैं जरा। देखिए, मान लेते हैं ये जो लेयर है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं, और इन होल्स की वजह से क्या हो जाता है, इन होल्स की वजह से अगर कोई चीज यहां से जा रहा हो, ऐसे बहुत सारी चीजें यहां से जा रही है मान लेते हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ से आ भी रही, अंदर से आ भी रही वापस, तो ये इसको भी कहता है जाओ भाई तुम, इसको भी कहता है जाओ भाई तुम इधर आर पार, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जो सेल वाला होता है वो ऐसे ही होता है, परमिएबल होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन सी चीजें अंदर आ रही कौन सी चीजें बाहर जा रही है। लेकिन तो इसे हम लोग बोलते हैं परमिएबल, ये परमिएबल है, आर पार आने जाने देता है, कोई टेंशन नहीं है इसे। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में भी होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, लेकिन ये पोर्स काफी छोटे होते हैं और ये किसी के द्वारा गार्ड किए जाते हैं। कारण ये होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक और चीज सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग होता है, इसे बोलते हैं लिविंग मेम्ब्रेन, ये लिविंग मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। और ये होता है नॉन लिविंग, ये डेड होता है, डेड। पर ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग होता है। कैसे कंट्रोल करता है चीज़ों को हम लोग इन फ्यूचर वीडियो देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का काम लिखने वाले वो लिखने वाले हैं, इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये अगर सेल के अंदर किसी चीज़ को जाना है या सेल से बाहर निकलना है तो उसे सेल मेम्ब्रेन को होके जाना होगा, और सेल मेम्ब्रेन तय करेगा किस चीज़ को बाहर निकलना है या किस चीज़ को अंदर आना है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली। पर सेमी क्यों बोलते हैं उसको एक समझ लेते हैं डायग्राम से। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए ऑक्सीजन कहता है भाई हमको जाना है, और ग्लूकोज कहता है भाई हमको भी जाना है, फिर वाटर कहता है भाई हमको भी जाना है। तो ये चीजें जो हम लोग ने अभी लिखी है, जरा सोचेंगे ये क्या हमारे सेल के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाएगा, अंदर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, लाइफ कंटिन्यू रहेगी हमारी। फिर वाटर जाएगा, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे क्योंकि सारे रिएक्शन हमारे लिक्विड स्टेज में ही तो हो रहे हैं, तो वाटर भी जरूरी है। लेकिन इसी को देखा देखी, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, वो कहता है भाई सबको जाने दे रहे हो हमको भी जाने दो, तो सेल मेम्ब्रेन कहेगा पगला उगला गए हो का, तुम कैसे जा सकते हो अंदर? क्योंकि बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है, सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कहेगा, नहीं तुम नहीं जा सकते भाई अंदर, ये लोग जा सकते हैं पर तुम नहीं जा सकते। उसी प्रकार मान लीजिए ये जो ऑक्सीजन गया था अंदर की तरफ, ये जो ऑक्सीजन गया अंदर, रेस्पिरेशन हुआ होगा और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल में मैंने कहा भाई तुम जल्दी जल्दी जाओ नहीं तो सेल मेरा खराब हो जाएगा, मेरा सेल बीमार हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देगा, अदर भी कोई वेस्ट होगा तो उसे भी जाने देगा। लेकिन कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, मान लेते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहता है भाई बहुत दिन हो गए तुम्हारे सेल में रहते हुए, कहीं घूम के आते हैं। तो सेल कहेगा भाई तुम चले जाओगे तो मेरा रेस्पिरेशन कौन कराएगा, मेरी एनर्जी का नहीं कहते एनर्जी का ख्याल कौन रखेगा। फिर मान लेते हैं इसको देखा देखी लाइसोसोम भी आ गया, लाइसोसोम कहता है भाई हम भी जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ घूमने, बाहर निकल जाए सेल मेम्ब्रेन सेल से बाहर। तो सेल कहेगा नहीं भाई तुम नहीं रहोगे तो हमको साफ सफाई कौन रखेगा, ख्याल कौन रखेगा से अगर ये बैक्टीरिया चुपके से घुस जाए अंदर तो इसको मारने के लिए कोई तो अंदर चाहिए, तो भाई तुम भी रहो तुम भी रहो, तुम लोग जा नहीं सकते, इसको निकलने दो। तो ये लोग को जाने नहीं देगा, ये जा सकता है। तो मेरे कहने का सिंपल सा यहाँ अर्थ था, व्हाट आई मीन टू से इज दैट सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है, चीजों को चुनता है, भाई तुम आ सकते हो तुम नहीं आ सकते, सेलेक्टिव। और तीन चीजें यहाँ से मान लेते एग्जाम्पल ले, तीन चीजें जा रही पर दो ही को जाने दे रहा है, एक को नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब ये क्या करता है, सब चीजों को नहीं जाने देता। अगर सभी चीजों को जाने देता आर पार तो ये परमिएबल कहलाता, लेकिन सभी चीजों को नहीं जाने दे रहा है, कुछ चीजों को तो जाने दे ही रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। तो आई होप सबको ये बात समझ में आ गया हो बढ़िया से, हंसी मजाक की तरह ही सही, पर इस चीज को याद रखने का हमको लगता है ये एक ठीक तरीका है जिससे बच्चे जल्दी कनेक्ट करते हैं और याद रखते हैं। तो
ये है सेमी परमिएबल का मतलब। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है सेमी परमिएबल, ये होता है लिविंग। आते हैं हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे, हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये होता है सेमी परमिएबल, ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सभी सभी चीज़ों को आने जाने नहीं देता, यही होगा, सभी चीज़ों को आने जाने नहीं देता और चुनिंदा चीज़ों को ही आने जाने देता है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। एक चीज़ और याद रखेंगे, बिफोर द डिस्कवरी of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले, जो कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किन्होंने डिस्कवर किया था, क्या था इसका मतलब। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो थी वो हुई थी इन 1931, लेकिन इसे मार्केट में बेचा नहीं जा रहा था, बस इन्वेंट हो चुका था। मार्केट में बेचा गया 1939 में, पर एनसीईआरटी ने दे रखा ये डाटा 1940, तो हम लोग 1940 ही लेके चलते हैं। से लोगों को अवेलेबल हुआ 1940 में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किन्होंने बनाया था, तो ये भी याद रखेंगे, अर्नेस्ट रस्का नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया था। उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगभग 1 लाख गुना तक बड़ा कर सकता था चीज़ों को, जो कि आज के समय में लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में कई ज़्यादा है अभी भी। लेकिन आज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, वो 2 से लेके 5 लाख तक चीज़ों को गुना कर सकते हैं। 2 लाख टू 5 लाख टाइम्स मैग्निफिकेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज के ज़माने के। पर उस समय भी अच्छा खासा मैग्निफिकेशन था। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1931 में डिस्कवर हुआ था। तो 1931 से पहले की कहानी ये है, लोग ये सोचते थे से जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज ए सिंगल लेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया तो लोग ये समझे से ये सिंगल लेयर नहीं है, ये है डबल लेयर। नाउ हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है और हम लोग ये जानते हैं नाउ ये होता है डबल लेयर्ड। तो हम जो बोल रहे हैं ध्यान समझेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब 1931 से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना नहीं था तो लोग उतना डिटेल में या उतना जूम करके चीज़ों को नहीं देख सकते थे। तो सेल को उन्होंने क्या देखा, जो सेल मेम्ब्रेन है बस एक सिंगल सा लाइन की तरह नजर आता है, और उसे जब जूम किया गया तो पता चला इसमें 2 लाइनें हैं जो आपस में पैरेलल ऐसे गुजर रही है। तब से हम लोग को समझ में आया ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। अब कुछ बुक से थोड़ी सी 1-2 बातें हम लोग आगे ले चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग यहाँ पे एक और बात करेंगे, वो ये। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये बात है, सेल मेम्ब्रेन जो था वो डिस्कवर किया गया था, यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल नेगेली और सी क्रैमर। इन्होंने 1855 में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। आगे चल के 1895 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कार्ल्स ओवरटन। इन्होंने ये बताया इनके बनावट के बारे में, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बना होता है इसके बारे में बताया। इन्होंने ये बताया जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स का बना होता है। लिपिड मतलब फैट। जो सेल मेम्ब्रेन है किससे बने होते हैं, लिपिड से, फैट्स। तो उनके इस बात को बोलने का क्या कारण था, वो ये देख रहे थे जो भी चीजें फैट सोल्यूबल है या फैटी है वही इस मेम्ब्रेन के आर पार होके आ जा रही है। तो उनका कॉन्सेप्ट था से लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली बात। तो उन्होंने ये बोला से हाँ, क्योंकि ओनली फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस कुड पास थ्रू इट, सिर्फ फैट सोल्यूबल चीजें ही आर पार आ जा सकती है, इसीलिए उन्होंने कहा ये जन पक्का लिपिड का बना होगा। लेकिन आगे चल के वो एक डेट है 1972, 2 साइंटिस्ट, एक का नाम है सिंगर, एक का नाम है निकोलसन।
इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी एक मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन को बताने के लिए। उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे हम लोग सभी नामों को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, पर एक ओवरव्यू हम लोग पहले समझ लेते हैं। 1972 में दो साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको हम लोग समझते हैं, और इस बात को समझने के बाद हम समझ जाएंगे जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी बनावट कैसी होती है। अभी तक जितना पढ़े उसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ ये डिस्कवरी से रिलेटेड बातें थी। फिर डिस्कवरी से रिलेटेड बातें होने के साथ साथ हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखा। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या एसपीएम बोलते हैं। और 1931 से पहले सेल मेम्ब्रेन को लोग ये समझते थे सिंगल लेयर है, लेकिन 1931 के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया तो लोगों ने समझा ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है किस चीज़ से बना होता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख रहे हैं। ये जो शॉर्टकट हम ऐसे लिखेंगे M/O। इसका मतलब है मेड अप ऑफ। कोई चीज़ किससे बना होता है उसी का शॉर्टकट है ये। तो ये किससे बना होता है? तो ये बना है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, फैट के कुछ कंपाउंड होंगे। इसे प्रोटीन नहीं समझेंगे, फॉस्फोरस है। साथ साथ इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन भी होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बोलना हो से जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी से बना होता है, तो बस हम लोग यही बोलते हैं फॉस्फोलिपिड से बना होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग अब बात करेंगे बढ़िया से। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे इस मॉडल के बारे में। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सिंगर और निकोलसन थे उन्होंने क्या बोला था, तो फ्लूइड मोज़ेक का एक स्टेटमेंट हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही स्टेटमेंट है। आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन इन अ सी ऑफ फैट। इसका मतलब ये है, ये जो येलो येलो पार्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है इसे मान लीजिए ये सब है फैट, समंदर का पानी। और ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये मान लीजिए ये है प्रोटीन। मान लीजिए इसे बर्फ का टुकड़ा। तो अंटार्कटिका या आर्टिक में हम लोग क्या देखते हैं, समंदर में बर्फ के टुकड़े ना घूम रहे हैं, उसी में फ्लोट कर रहे हैं। तो उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को यही स्टेटमेंट से समझाया था से हाँ ऐसा लगता है से फैट के समंदर में प्रोटीन के आइसबर्ग इधर उधर तैर रहे हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस नाम को तोड़ के देखते हैं क्या मतलब है इसका। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक। इसका मतलब यहाँ पे मॉडल तो हो गया तो भाई हाँ एक बनावट है जिसे देखिए समझिए, वो वाली बात हो गई। फ्लूइड का मतलब होता है दैट कैन फ्लो, मतलब जो फ्लो कर सकता है उसे हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। मोज़ेक का अर्थ हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिए सभी को। मान लेते हैं एक मेरे पास एक पिक्चर है, आसान है, मैं एक पिक्चर बनाते हैं। एक पिक्चर है मेरे पास, एक सीनरी है किसी जगह का, एक नज़ारों का एक मेरे पास एक पिक्चर है। ऐसे ये पहाड़ है, कुछ बादल है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सूर्य देवता उग रहे हैं भाई, और यहाँ पे एक नदी है ऐसे, यहाँ पे एक छोटा सा घर, मान लीजिए घर है ये। तो ये एक पिक्चर है। तो मोज़ेक का मतलब ये होता है से हम यहाँ पे एक और चीज़ बना देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे हम क्या करें, कुछ लाइनें खींच रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ कुछ ऐसे लाइनें, और अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं हम लोग ऐसे। थोड़ा सा सब्र रखेंगे सभी कोई, मोज़ेक का मतलब हम समझा रहे हैं। ये जो मोज़ेक वर्ड है इसका अर्थ होता है, मोज़ेक का मतलब होता है
ए पिक्चर मेड अप ऑफ टाइल्स। मतलब कि यहाँ पे ये सब जो होते हैं ये सब मान लेते हैं टाइल्स है, ये सब टाइल्स है। इन्हीं टाइल्स को अगर इकट्ठा करते जाए तो एक पिक्चर बन जाएगा ऐसे। तो मोज़ैक का मतलब होता है एक ऐसा पिक्चर जो कि टाइल्स से बने हुए हो, एक एक टाइल्स को जोड़ के एक पिक्चर बनाया गया हो। अब इस चीज को सेल से रिलेट हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए इन सभी टाइल्स को एक हाथ पे ऐसे हम लोग रख लिए, छोटे छोटे टाइल्स हैं, और ये टाइल्स ऐसे जो पानी पे तैर भी सकते हैं, और फिर अपने हाथ को पानी में ले जाके सरफेस पे ऐसे आराम से छोड़ दिए, तो क्या होगा? ये जो भी टाइल्स है ये ऐसे आपस में फ्लोट करने लगेंगे इधर उधर। यही एग्जैक्टली मतलब होता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का। फ्लूइड मतलब वो तैर सकता है, और मोज़ैक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये है वो टाइल्स, ये जो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं यही है वो टाइल्स मान लीजिए, जो कि क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा समझिएगा जैसे अगर हम इस मार्कर को इसके अंदर अगर डालेंगे तो सब थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएंगे, इसको जाने देंगे। ये मतलब है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रफ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसे हम लोग यहाँ बनाएं और समझ सके इस मॉडल को बढ़िया से। तो जो लोग ये नोट करना चाहें वो फटाक से नोट कर लेंगे, तब हम इसे मिटा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को। हम लोग रेफरेंस के लिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम पे हम लोग कुछ समय वापस आएंगे, क्योंकि हम लोग रेफरेंस के लिए इसको चुनेंगे। इस डायग्राम को रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, हम लोग खुद से ही बनाएंगे डायग्राम। तो देख लीजिए हम लोग एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का एक डायग्राम बनाते हैं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे। होता क्या है, अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इसके एक हिस्से को, ये जो हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का, इसे हम क्या करें? जूम कर रहे हैं, इसे जूम कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, इस चीज को, इसको मान लेते जूम कर रहे हैं हम। इस वाले पार्ट को, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कर रहे हैं? जूम करके देख रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या? ये जो है, क्योंकि हम लोग को पता है से जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है या जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है डबल लेयर्ड होता है। लेकिन अगर इसे हम अच्छे से अगर देखें, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है हम लोग को ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर कैसा वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमें यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे हमें। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और थोड़ा सा यहाँ यूज करते हैं हम लोग, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। क्लोन, और फिर हम इसे कर रहे हैं फ्लिप। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा हम लोग को, और यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर और,
अभी सबको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ और डायग्राम बना रहे हैं। जितने भी यहाँ स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उन सभी का मतलब है, तो थोड़ा ध्यान से अब समझेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये कहा से जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो डबल लेयर्ड होता है। अब इस डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में मतलब कि देखिए, ये एक लेयर हो गया, मान लीजिए ये वाला एक लेयर है और दूसरा लेयर ये है, ये दो लेयर तो हो गए। अब ये दो लेयर किस चीज से बने हुए हैं, तो हम लोगों ने बात की ये बने हुए हैं फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड का मतलब है एक फॉस्फेट का ग्रुप है और दूसरा क्या है, फैटी एसिड का ग्रुप है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें से एक को हम लोग क्या करें, बाहर निकाल के समझ लेते हैं बढ़िया से, फिर ये 100% आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इस चीज को समझने के लिए हम लोग इसमें से एक को निकाल के बाहर दिखा रहे हैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक हेड वाला पार्ट है और ये क्या है, टेल वाला पार्ट है। जो कि हम लोगों ने थोड़ा सा टेढ़ा भी बनाया हुआ है ऐसे। तो वास्तव में ये एक फॉस्फोलिपिड है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड। ऐसा इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि देखिए, ये वाला जो हेड है इसका, ये वाला, ये बना है फॉस्फेट का, ये और थोड़ा सा छोटा लिखते हैं इसको, ये जो बना है हेड इसका, ये बना है फॉस्फेट का, जो कि इसका हेड है, इसका हेड है। और ये जो हेड है, याद रखेंगे, ये पानी की तरफ होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो अगर ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट सेल के अंदर का है और ये वाला पार्ट सेल के बाहर का है। तो इसे लिखते कैसे हम लोग, ऐसे लिखते हैं इसको लिखते हैं ऐसे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और इसे बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बेसिकली हम लोग वाटर के लिए इस फ्लूइड वर्ड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल के बाहर जो मीडियम होगा वो वाटर रिच होता है, उसमें पानी ज्यादा होता है। तो अब समझते हैं ध्यान से इस बात को। ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसका ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं फॉस्फेट, और ये हेड है इसका, हेड बोलते हैं, जो कि फॉस्फेट से बना होता है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड का कौन सा पार्ट, तो इसका टेल वाला पार्ट। फैटी एसिड का क्या है, इसका टेल, टेल है इसका। अब इन दोनों में काम की बात ये है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्योंकि ये होता है पोलर। पोलर का मतलब है जिसमें चार्जेस हो। और ये जो फैटी एसिड होता है
ये होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, और ये होता है इसका टेल, और टेल होने की टेल जो है इसका होता है हाइड्रोफोबिक। इसी वजह से देखेंगे क्या, ये जो हेड वाला पार्ट है पानी की तरफ है, फ्लूइड की तरफ, ये हेड वाला पार्ट भी देखिए पानी की तरफ है, फ्लूइड की तरफ, लेकिन जो टेल है इससे दूर है, अवे है, टेल इससे दूर है, तो क्योंकि ये है हाइड्रोफिलिक। अब हम लोग समझते हैं जरा और इस बात को, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं हम लोग। इस बात को देखेंगे, ये जो फॉस्फोलिपिड हेड वाला पार्ट है और ये फैटी एसिड टेल वाला पार्ट है, देखिए फॉस्फोलिपिड, फैट मतलब लिपिड, तो ये हो गया फॉस्फो, ये लिपिड, तो फॉस्फोलिपिड बोलते क्या है, बाई लेयर, तो फॉस्फोलिपिड के दो लेयर, इसीलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अब यहाँ पे एक बात गौर करेंगे, हमने ना एक टेल को सीधा बनाया, एक टेल को थोड़ा टेढ़ा बनाया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर, तो हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे भी फिगर बनाया जहाँ पे दोनों टेल क्या सीधे हैं, लेकिन एक टेल सीधा और एक टेल टेढ़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फैटी एसिड का टेल वाला सेक्शन है, फैटी एसिड का जो टेल वाला सेक्शन है ये इस फैशन में हो सकता है, एक जो टेल है वो ऐसे हो सकता है सीधा सीधा, या दूसरा ऐसे हो सकता है, एक सीधा और एक टेढ़ा, ऐसे। ऐसा तब होता है क्योंकि फैटी एसिड है, तो इसमें ना बॉन्ड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, तो सैचुरेटेड बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड तो पैर उसके सीधे सीधे होंगे, इन अनसैचुरेटेड वाला डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो उसके पैर टेढ़े टेढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले, और यहाँ पे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो आई थिंक समझ में आया होगा सभी को से ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि ये जो होते हैं, जो स्काई ब्लू कलर से बनाया गया है, ये होते हैं प्रोटीन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। लिख लेते हैं यहीं पे हम लोग, इससे इस कलर से बता देते हैं, ये होते हैं प्रोटीन्स, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये नहीं, सिर्फ ये स्काई ब्लू कलर ये है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। इसीलिए हम लोग जो लिख रहे थे से, हाँ जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्रोटीन होता है, साथ साथ और भी चीज़ होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये समझेंगे, ये एक प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे समझना ध्यान से सभी कोई, 100% समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर इसका। ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मान लीजिए ये है कार्बोहाइड्रेट, CARB कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये देखिए, ये है कार्बोहाइड्रेट, इसे बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसके बाद ये फैट है, ये है फैट और ये है कार्बोहाइड्रेट, तो इस दोनों को जोड़ के हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। अब स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर के बीच में, ये जो स्ट्रक्चर के बीच में से ग्रीन कलर दिखाई, इसे बोलते हैं, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल मेम्ब्रेन में। जैसे कि अगर सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो क्या कहता, फर्दर अपार्ट होने लगता है, खुलने लगता है, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल अंदर घुस सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी अंदर जाने लगेगा। तो सेल में जो ये
कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या करता है, इसे बांध के रखता है, नज़दीक रखता है ताकि ये ज़्यादा नहीं फैले। तो कोलेस्ट्रॉल इसे बाइंड करता है और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होने पे ये बंद हो जाएगा। जैसे कोई काम की चीज़ें भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आएगी तो कोलेस्ट्रॉल से फिर से थोड़ा दूर कर देता है। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का मेन काम इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मेन काम होता है इस वाले सेल मेम्ब्रेन में इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना, ना ज़्यादा गैप आ जाए फॉस्फोलिपिड्स के लेयर के बीच में, ना ज़्यादा बहुत नज़दीक आ जाए। बहुत ज़्यादा गैप आने से क्या होगा, बैक्टीरिया भी एंटर कर जाएंगे। बहुत कम गैप होने से क्या होगा, काम की चीज़ें जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी अप डाउन नहीं हो पाएगी। तो फिर से हम लोग वापस आते हैं और इन थोड़े स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझ लेते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब जरा एक बार एक नज़र और देख लेते हैं इन्हीं सभी चीज़ों पे, जो हम लोग ने समझा है उसी को हम यहाँ मार्क करेंगे और मिटाते रहेंगे ताकि समझ सके आप लोग। देखिए ये जैसे कि एक लेयर है, ये वाला, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है। तो ये जो लेयर में ये जो गोले गोले पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये वाले गोले गोले पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये है, फिर से ये है फॉस्फेट। मिटाते चलेंगे समझाने के लिए। और ये जो हिस्सा है ये है फैटी एसिड का, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। अब इस वाले में ये जो हेड वाला पार्ट है ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर लविंग। इसीलिए ये है इधर की तरफ, जो पानी है उधर की तरफ, ये भी इधर पानी की तरफ, साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये पानी की तरफ। और ये जो फैटी एसिड का पार्ट होता है, जो टेल है, टेल वाला सेक्शन, ये वाला, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से डरता है और पानी से दूर भागता है। अब जो हम लोगों ने बात किया था मोज़ेक मॉडल, वही ये ना, ऐसे ऐसे तैर रहे होंगे इधर उधर, ऐसे ऐसे सब तैर रहे होंगे। इसमें क्या होगा, चीज़ें आएंगी और चीज़ें अंदर आराम से चली जाएंगी, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि वाटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अप डाउन आराम से हो जाएंगे। जो चीज़ें अप डाउन नहीं हो पाएंगे वो इनके सहारे अप डाउन होंगे, इनके सहारे क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे और अंदर आएंगे। फिर दूसरे जो ये अंदर की तरफ अगर लगे होंगे तो इससे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे। तो देखेंगे और चीज़ इसमें जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे उसको हम थोड़ा और क्लियर करते चले। हम लोगों ने बात किया इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो था हम लोग ये फॉस्फोलिपिड के बारे में बात कर चुके हैं, तो इसे डन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं इस वाले पार्ट का। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी फॉस्फोलिपिड, उसके बाद ये है ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक प्रोटीन लेंगे और एक लेंगे फॉस्फोलिपिड। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, फ्लूइडिटी देते हैं। और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड प्लस में कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये सब मिलके देते हैं फ्लूइडिटी। प्रोवाइड एंड मेंटेन, प्रोवाइड एंड मेंटेन, मेंटेन यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रोवाइड एंड मेंटेन्स फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब जो प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, ध्यान देंगे, प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये लिखेंगे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, उसके बाद एंड फैट soluble substance,
फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है और जो फॉस्फोलिपिड है, ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद कर देती है, ये फ्लूइडिटी बनाता है और ये ट्रांसपोर्ट कराता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट देखेंगे, एक है, इसे मिटा देंगे हम तो इसे नोट कर लेंगे, एक है ग्लाइकोलिपिड और एक है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का एक काम क्या होता है, ध्यान देंगे। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का काम, ये जो दो चीजें हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, इनका क्या काम होता है तो ध्यान सुनेंगे। ये क्या करते हैं, सेल सिग्नलिंग और सेल सिग्नलिंग एक काम होता है। सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है पहचानना, या जैसे कोई हार्मोन आ रहा है तो उस ये जो सेल है एक सिग्नल देगा, जैसे भाई हाँ मेरे पास तुमको आना चाहिए, ऐसे सिग्नलिंग। मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं ये रिसीवर का काम करते हैं या ये रिसेप्टर का काम करते हैं। एक्ट एज रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, इनका काम करते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेल सिग्नलिंग, इसे सेल सिग्नलिंग कहते हैं। और एक और होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ये भी काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जैसे हमारा एक सेल होता है आरबीसी, तो आरबीसी के सरफेस पे सेल, तो सरफेस पे क्या होगा, यही होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, कुछ ना यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स लगे होते हैं। इन्हीं को पहचान के हम लोग उसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ या ए बी हम लोग नाम देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। मतलब अगर इस आरबीसी सेल के पास ब्लड में दूसरा कोई ब्लड ऐसा आता है जो कंपैटिबल नहीं है, तो सेल को पहचान लेगा। अगर कंपैटिबल नहीं तो क्या करेगा, उस सेल को जो आ रहा है, जो ब्लड सेल, उसे मार डालेगा, मतलब कि हमारा खून जमा देगा, उससे हमारी भी मौत हो सकती है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से हम ये समझ सकते हैं जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ये सेल को पहचानने में मदद करते हैं, हार्मोन्स को लाने में मदद करते हैं। मतलब एक रिसीवर की तरह काम करते हैं, हाँ भाई तुम मेरे लिए ही आ रहे हो, हम ही है। जैसे कुरियर वाला होता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ भैया आज ही हम यहाँ पे खड़े, वैसे ही। तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ये सेल सिग्नलिंग और सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। तो आई थिंक सबको बढ़िया से समझ में आया होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक और डिस्कशन है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लेकिन वो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम लोग सेल के नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं जो कि है साइटोप्लाज्म। तो चलिए साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वो ये सबसे पहली बात, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कवरी किसने किया था, तो इसकी भी डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का भी खोज किया था, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो साइटोप्लाज्म ये जो वर्ड है ये इन्होंने नहीं दिया था, बस इन्होंने बोला था से हाँ भाई ये एक स्ट्रक्चर है, जिसे रिकॉग्नाइज कर लिया था, ये भी एक स्ट्रक्चर है सेल का। तो आगे चल के 1863 में, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन है ये, तो 1863 में ये जो साइटोप्लाज्म वर्ड था ये मिला किसके द्वारा, रुडोल्फ कॉलिकर के द्वारा। रुडोल्फ कॉलिकर ने क्या किया, ये वर्ड दिया था साइटोप्लाज्म। अब हम लोग समझते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग एक पिक्चर से हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे।
जैसे साइटोप्लाज्म क्या है, तो अगर ये हमारा सेल है, मान लेते हैं ये हमारा सेल है, दिस इज आवर सेल, और इस सेल के अंदर एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, तो जो न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस को बता रहा है भाई यहाँ पे हम हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो एरिया है, जो हम लोग अभी के लिए मार्क कर रहे हैं एक कलर से, ये वाला पार्ट, ये जो एरिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम स्काई ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यही हमारा साइटोप्लाज्म है। तो डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लोग साइटोप्लाज्म को बोलना चाहते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बुकिश लैंग्वेज यूज करेंगे। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन, द रीजन बाउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो एरिया घेरा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके गुणों को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज, कि कैसा कैसा होता है, तो याद रखेंगे ट्रांसलूसेंट, मतलब पूरी तरह आर पार नहीं देख सकते, कुछ चीजें दिखती है, एक दो लेयर अंदर देख सकते हैं हम लोग, ट्रांसलूसेंट। उसके बाद विस्कस, मतलब कि ये क्या होता है, स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होगा ये विस्कस, जैसे कि नहीं होता हनी जो होता है काफी चिपचिपा होता है, अगर उसे ऐसे रखा जाए हाथ पे ऐसे तो जल्दी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके लेयर्स के उसमें काफी फ्रिक्शन है, तो विस्कस बोलते हैं उसको, विस्कस होता है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हेट्रोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो गया, अगर मेरा सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, तो जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या होगा, कई जो चीजें होंगी वो एक जगह ज्यादा होंगी, जैसे सेल ऑर्गेनल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, और आज नहीं मतलब किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और कहीं कहीं पे ये जो चीजें होंगी बहुत कम या नहीं होंगी। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है सेल मेम्ब्रेन का, जो सॉरी साइटोप्लाज्म का जो बनावट है, ये हेट्रोजीनियस है, मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे कुछ ज़्यादा अमाउंट है, कहीं पे कुछ कम अमाउंट है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो जो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होता है ये ट्रांसलूसेंट होता है, विस्कस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। उसके बाद इट कंटेन्स many structures called as cell organelles। तो सेल ऑर्गेनेल नाम के बहुत सारे स्ट्रक्चर इसी के अंदर होते हैं, और एक टर्म है जो कि याद रखेंगे सभी कोई, साइटोसोल नाम का टर्म है, सभी को याद रखें इस चीज को, साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दे रहे हैं हम लोग, माइनस सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि हम लोगों ने बात किया साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो अगर हम लोग उस साइटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म को रहने देते हैं, बस सेल ऑर्गेनेल्स को हटा देते हैं, तो कुछ खाली खाली जगह बचेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, बस अकेला साइटोप्लाज्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। और एक और चीज साइटोप्लाज्म के बारे में, एक और चीज लिखा जाता है, बोला जाता है, साइट ऑफ many
बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारे जो हमारे लिविंग फंक्शंस होते हैं या लिविंग रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। एग्जांपल हम लोग यहाँ बात करते हैं दो, एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में। दोनों ही वैसे दोनों में होते हैं। एक में देख, जैसे एग्जांपल हम ये बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है और ये होता किस में है? तो साइटोप्लाज्म में। तो फोटोसिंथेसिस वास्तव में हो किस में रहा है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है ये एनिमल्स में, प्लांट्स में भी ये होगा, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक फटाक से एक बात हम लोग करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस में जैसे कि हमारा ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में एंटर करता है। जैसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी में एंटर करता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस, ये वाला ग्लाइकोलिसिस। और इसके फलस्वरूप यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3-3 कार्बन एटम के, जिसे बोलते हैं पायरूवेट। पायरूवेट बोलते हैं यहाँ पे भी, पायरूवेट। और इस पायरूवेट के बनने के साथ साथ यहाँ से क्या होता है, कुछ एनर्जी भी बाहर निकलती है एटीपी के रूप में। ये 2 एटीपी एनर्जी होता है, बाहर निकलता है। तो ये जो एक रिएक्शन है या एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि रेस्पिरेशन का, एनर्जी प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है। तो ये भी कहाँ हो रहा है? ये भी हो रहा है साइटोप्लाज्म में। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये होता है साइट ऑफ मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। तो अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको बोल रहे हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारा डायग्राम अभी बना रखा है, ये रहा हमारा सेल, ये है सेल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये है साइटोप्लाज्म मतलब, और ये बीच में हम लोग बना रहे हैं न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ खास बातें मैं बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? इसका रीजन है इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज को ये जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनेल को कब क्या करना है, ये यहीं से इंफॉर्मेशन निकलता है और जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में ये देखेंगे, जैसे न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था और कब किया था, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हम लोग बात करते हैं। ये डिस्कवरी किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने ही खोज किया था 1831 में न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस इन्होंने खोजा था, साइटोप्लाज्म में इन्होंने ही खोजा था, लेकिन वो खोजा था 1855 में। और 1831 में इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं इसमें न्यूक्लियस के और क्या क्या चीजें हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, इट, ऐसे हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं, इट ऑल्सो, इट इज ऑल्सो responsible for transferring genetic information
फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करता है। अब ऐसा कैसे कर सकता है न्यूक्लियस, या ऐसा कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक बात समझेंगे। इट कंटेन्स, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब है माँ बाप के गुण जो बच्चों में जाएंगे, वो सारी जानकारियाँ से बच्चे की कौन सी कैसी हाइट होगी, बच्चे का स्किन कलर कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, ये सारी बातें हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या, तो इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल in the form of न्यूक्लिक एसिड। अब ये कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के बारे में तो देखेंगे यहाँ। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में। ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, लेकिन वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस रूप में रहता है, तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए के रूप में रहता है। सबसे पहले तो डीएनए और आरएनए का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। डीएनए जो है इसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, डीएनए वास्तव में क्या करता है, इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और इसे बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग बोल सकते हैं जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब जो हम अगर हम बोले जीन एक्सप्रेशन बोले तो, या प्रोटीन सिंथेसिस बोले तो बात एक ही है। मतलब कि ये जैसे मेरे माँ बाप से मेरे में गुण आया से हम लंबे होंगे, तो ये मेरे डीएनए में स्टोर्ड है से, और मेरी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो प्रोटीन के सहारे मेरी बॉडी बड़ी होती जाएगी और हम लंबे हो जाएंगे। तो ये जो लंबा होना है, ये वास्तव में जो लंबा होने वाला जीन है ये एक्सप्रेस हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, मतलब प्रोटीन बनने के साथ ही ये एक्सप्रेस हो रहा है से हम लंबे हैं। तो ये जो जानकारी है से भाई लंबा होना है इसको, तो जो कोड है, मतलब जो हमारी बॉडी में कोई एक ऐसा चीज जिसको रीड करे ऐसे, हाँ भाई इसके पास लंबा होने का कोड है, तो इसको चलो लंबा करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो होता है डीएनए के पास, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे एटीजीसी हम लोग बोलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन वो हर क्लासेस की बातें हैं, तो फिलहाल के लिए ये समझेंगे हमारे डीएनए में वो सारी गुण होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इसके पास क्या होता है, जीन एक्सप्रेस करने के कोड होते हैं। और ये जीन एक्सप्रेस कैसे होते हैं, जीन का मतलब हो गया एक डीएनए का एक टुकड़ा जो हमारी बॉडी के किसी एक खूबी को रखता है। जैसे एक जो जीन डीएनए एक लाइन है मान लीजिए, उसमें एक जो छोटा सा टुकड़ा है वो हमारी हाइट के लिए है, दूसरा हमारी आंखों के रंग के लिए, तीसरा हमारे वे ऑफ टॉकिंग टोन है हमारा, फिर चौथा हमारे दाढ़ी मुझे कितनी आ रही है मान लेते हैं ऐसे। ये सारी जानकारियां रखेंगे एक एक जीन, हमारा ब्लड ग्रुप का एक जीन होगा ऐसे। तो जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। और ये जो आरएनए होता है, आरएनए
आरएनए क्या करता है, तो आरएनए कोड फॉर प्रोटीन, और यही आरएनए एक और ऑर्गेनेल का हेल्प लेगा जिसे बोलते हैं राइबोसोम, और क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा वास्तव में। जैसे समझेंगे, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोटीन बनाना है और आरएनए इसे बना देगा, ये अंतर होता है। बस राइबोसोम के सहारे क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा, और यही इंफॉर्मेशन जो माँ बाप का है वो बच्चों में गया तो बच्चों में लक्षण दिखने लगेंगे, एक्सप्रेस होने लगेगा। तो जो न्यूक्लियस होता है, यही न्यूक्लियस के अंदर ही ये दोनों चीज़ें होती हैं, और जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये रीअरेंज होते हैं, अपने आप अपनी बनावट बदलेंगे और फर्दर अगले जनरेशन में चले जाएंगे। कैसे, इसका भी एक झलक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जब जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है, समझेंगे इस बात को, सेल इन ए नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन का ये मतलब है अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तो होता ये है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ देना ये था, से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हैज ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होता है उसके पास, कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये भी याद रखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड होता है मतलब दो लेयर इसके पास भी होता है, सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सेम जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास, सेम जैसे सेल मेम्ब्रेन के पास, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास डबल लेयर होता है। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने और ना होने की वजह से दो टाइप के सेल होते हैं। सेल, अगर हम शॉर्टकट लिख रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, तो जिस भी सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उस सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। वो सेल क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। और जिसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जैसे कि हम लोग उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक। अब किसके पास होता नहीं होता, याद करने का सिंपल तरीका, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे आते हैं बैक्टीरिया, इसके अलावा रेस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब होते हैं यूकैरियोटिक, रेस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक बात और याद आया, जो सेल वॉल होता है, हम लोग जो बात कर रहे थे स्टार्टिंग वाला एक हम लोग बात किए थे सेल वॉल। सेल वॉल हम लोग ने ये बात किया से जो बैक्टीरिया होता है इसके पास सेल वॉल होता है, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें याद रखेंगे डज नॉट हैव सेल वॉल। बाकी सारे जो बैक्टीरिया है उसके पास सेल वॉल होगा, बस एक बैक्टीरिया याद रखेंगे जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, इसको और भी नाम से जानते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइक्रोप्लाज्मा है इसके पास सेल वॉल नहीं होता। आते हम लोग अपने टॉपिक पे, हम लोग ये बात कर रहे थे, हाँ, जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे से उलझे रहेंगे इधर उधर ऐसे। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखेंगे इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो कि किस चीज से बना होता है, याद रखेंगे क्रोमेटिन जो होता है वो बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन, जो कि एक प्रोटीन है। डीएनए और हिस्टोन का बना होता है ये क्रोमेटिन। अब जैसे ही सेल क्या होता है,
डिवाइड होने वाला होता है, रिप्रोड्यूस करने वाला होता है, इस क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है देखेंगे। ये जो क्रोमेटिन वाला स्ट्रक्चर था, ये जो स्ट्रक्चर था क्या होगा, अब ना ये श्रिंक होने लगेगा, ये छोटा होने लगेगा, और छोटा होते होते ये वास्तव में इकट्ठा होने लगेगा। इकट्ठा होके ये कैसा बन जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, बताते हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर में ऐसे बदलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अब वास्तव में क्रोमोसोम जो होते हैं वो और कुछ नहीं, क्रोमेटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म होता है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, सारी किताबें कॉपी इधर उधर बिखरी हुई है, पर पापा बोले चलो भाई तुम्हें ना कहीं टूर पे ले चलते हैं। तो 8-10 दिन का टूर था, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भाई वो चाह रहे थे पापा हम कुछ किताबें ले जाना चाहते हैं। तो तुम क्या करोगे, समेटोगे चीज़ों को और जो बिखरे हुए से इकट्ठा करोगे, बैग में डालोगे। है वही सब किताबें ही हैं, लेकिन बस उसका स्ट्रक्चर बदल गया, एक बैग के अंदर है। वही चीज़ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ही है, मतलब डीएनए को लपेटने के लिए एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, जिसका नाम होता है हिस्टोन। अब वो कंडेंस हो गया और कंडेंस होके क्या कहलाया, बस उसका नाम बदल गया और वो कहलाया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी किसके बना होता है, क्रोमोसोम भी क्योंकि क्रोमेटिन से ही बना हुआ था, ये भी अगेन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो होता है क्या रखता है, तो देखो डीएनए अगर हम ऐसे बात करते हैं, अगर ये मान लेते डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था ऐसे डीएनए ऐसा दिखता है। तो ये डीएनए का अगर स्ट्रक्चर है ऐसा मान लेते हैं, तो इसके कुछ कुछ सेक्शन जो है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सेक्शन, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक वाला सेक्शन ये कहलाएगा जीन। मान लेते इसको नाम देते हैं जीन ए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे जीन बी, और यही वास्तव में हमारे एक एक गुणों को रखता होगा। जैसे मान लेते हैं, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, मान लेते हैं हमारा हेयर कलर ये वाला जीन रखता है, आई कलर ये वाला जीन रखता है, ये जीन हमारा सी है, ये हमारे क्या रखता है, तो ये मान लेते हैं हमारा हाइट को रखता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, इसके अंदर छिपे होते हैं, ये सब इकट्ठा होके एक जगह फिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और हम सभी को पता है एज वी ह्यूमंस हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 के पेयर में होते हैं। और यही 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर में से अलग होकर 23 पापा से आए, 23 मम्मी से आए और जाइगोट बना और हमारा क्रिएशन हुआ। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करते हैं सबको स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझ में आया हो, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।